हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन क्लास 11th। और क्योंकि हम लास्ट में कंपनी कर रहे थे, कंपनी का मतलब सेकंड यूनिट का टॉपिक कर रहे थे हम, और जब उसमें कर रहे थे तो हम कंपनी पर थे। तो हमने देखा कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनी कितने टाइप्स की है, 2 टाइप वहाँ पर देखी। अब इसी के साथ साथ अगर हम यूनिट 7 में जाएं अपने सिलेबस में, तो वहाँ आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो, अदर रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा मैं, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में यूनिट 7 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से संबंधित है। तो मुझे लगता है ये इसी कंपनी के टॉपिक के साथ हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैं पहले यूनिट 2 को पूरा करके ना, ये पूरी होने वाली है वो, और यूनिट 3, 4, 5, 6 ना कराकर पहले मैं आपको यूनिट 7 करा रहा हूँ, सो दैट आप कंपनी के बारे में इन वीडियो के थ्रू क्लैरिफाई हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी किस प्रकार से होता है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है जिसके थ्रू हमें उसको पूरा करना होता है। लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे, अगर मैं लास्ट क्लास की या लास्ट वीडियो की बात करूँ, तो हम ये थे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो जस्ट आपको रिवाइंड करने के लिए एक बार मैंने आपको दिखा दिया है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या बेसिक डिफरेंस है, कितने मिनिमम नंबर चाहिए, कितने मैक्सिमम चाहिए, डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इंडेक्स को प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर को ख़रीदने के लिए या नहीं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि एक कंपनी का उसको बनाया कैसे जाता है, उसका गठन कैसे किया जाता है, एक कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है जो इस वीडियो के थ्रू हम करेंगे वो है प्रमोशन, फिर आती है इनकॉर्पोरेशन, और फिर आएगी सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो इन तीनों स्टेजेस को हम एक एक करके समझेंगे। आज शुरुआत करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन में भी ये पहली वीडियो है, इसमें 1-2 वीडियो और बनेंगी जब जाकर प्रमोशन का टॉपिक पूरा हो पाएगा, क्योंकि प्रमोशन ही लेंथी प्रोसेस है, उसके बाद तो दोनों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमोशन की पहली प्रक्रिया को। तो प्रमोशन क्या है, आपको सबसे पहले ये ही समझना है। तो देखिए, मैंने फिगर के थ्रू आपको बता रखा है कि प्रमोशन जो है वो फर्स्ट स्टेज है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ प्रमोशन का मतलब उसकी एडवर्टीजमेंट देना नहीं है, यहाँ है उसको दिमाग में, मतलब आपको सोचना क्या ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। तो ये होता है, इट इन्वॉल्व कंसीविंग ए बिजनेस आइडिया। आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आना चाहिए, एंड सिर्फ आइडिया आकर बंद नहीं हो जानी चाहिए प्रक्रिया। टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। अगर वो आइडिया आपको सही लगता है तो फिर इनिशिएटिव लो कि मैं कंपनी को फॉर्म करूं, सो दैट द प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई आपके दिमाग में क्यों आया बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया आने का कारण क्या था। तो आपको ये लग रहा था कि अगर ये मैं बिज़नेस करूँगा तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ अच्छा खासा। तो आपने देखा कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा। और अभी आपके दिमाग में उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए दिमाग में क्या आया कि हम एक कंपनी बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, कंसीविंग एन आइडिया एंड टेकिंग इनिशिएटिव, इट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। तो ये आपके अभी माइंड से निकली है और आपने अभी सिर्फ इसकी स्टार्टिंग की है कि हाँ कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी आपकी दिमागी उपज है, आप अकेले भी इस प्रक्रिया में हो सकते हो और यहाँ पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सोच रहा है, मतलब कि अगर हम देखें तो ये व्यक्ति है जो सोच रहा है, अकेला भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रमोटर। क्या कह देते हैं, प्रमोटर। तो जो व्यक्ति
उस फर्म को या बनाने की सोच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उस कंपनी को बनाने की सोच रहा है उसी को हम प्रमोटर कह देते हैं। अब वो अकेला भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है और दूसरी कोई कंपनी भी हो सकती है। तो ए पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और ए कंपनी प्रोसीड टू फॉर्म ए कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। तो जो उस कंपनी को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम कंसीविंग एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर एनालाइज, वो देखता भी है, सिर्फ दिमाग में आना कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, सिर्फ वहीं से काम नहीं चलेगा, उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि क्या वो सही में काम करने या प्रॉफिट कमाने योग्य आइडिया है। एंड ब्रिंग टुगेदर, फिर उसके साथ उनको सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी जो एक कंपनी के लिए चाहिए, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, मैनेजरियल एबिलिटी हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो और एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग रूप में आ सके, उसके लिए वो सारे काम करता है। तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रमोटर ही योगदान देता है। अब वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 69 की बात करें तो उसमें एक प्रमोटर को कहा है एक पर्सन, अब वो पर्सन का मतलब वहाँ पर वो सब होंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच, जिसका ये नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रेफर टू सेक्शन 92। जब कभी कंपनी बन जाएगी और जब कभी वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करे या अपना प्रोस्पेक्टस जारी करे तो उसमें वो लिखेगी कि ये व्यक्ति हमारा क्या था, प्रमोटर था। क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि वो अपने आप में एक व्यक्ति है, ठीक है। तो अब उसको प्रमोटर को अलग से मेंशन करना पड़ेगा। Who has control over the affair of the company directly or indirectly, whether as a shareholder or a director or otherwise। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कंपनी के कामों पर जो भी कार्य या जो भी क्रियाकलाप वो कर रही है, एटलीस्ट शुरुआत में तो कंफर्म है, वो उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है या इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है। वो एक शेयर होल्डर के रूप में भी हो सकता है, एक डायरेक्टर के रूप में भी हो सकता है और किसी और रूप में भी हमारे साथ हो सकता है, उस कंपनी के साथ हो सकता है। इन ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने देखा था पीछे हमने पढ़ा था कि 3 डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी में और 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, तो ये वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो काम करने के लिए तैयार होता है, या जिनकी वो एक ऐसा व्यक्ति है प्रमोटर जिसकी सलाह के अनुसार कंपनी के जो निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, के निर्देश कार्य करने के आदि हैं कि वो उनके अनुसार क्या करेंगे, काम को करेंगे। प्रमोटर वो व्यक्ति होते हैं। अब प्रमोटर क्या क्या काम करता है, प्रमोटर अब क्या काम करता है ये हमें अब आगे समझना है। तो अगर पहला काम देखें तो प्रमोटर का वो होता है आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। तो सबसे पहले वो ये देखता है क्या कोई व्यवसाय करने के लिए अवसर उपलब्ध है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे पहली एक्टिविटी प्रमोटर की क्या है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि व्यवसाय करने का कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर उपलब्ध है। इट मे बी प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, हो सकता है कि वो कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हो, कोई नई सर्विस देना चाहता हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सच अपॉर्चुनिटी इज देन एनालाइज्ड, और उसके बाद फिर वो उसका एनालाइज करेगा क्या वो टेक्निकली या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली, 3 चीज़ें होती हैं, एक रह गई इसमें, फाइनेंशियली क्या फीजेबल है, क्या उस व्यवहारी है, क्या उसको आप रियल में पूरा कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। तो सबसे पहले वो यही देखता है कि वो क्या वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने है, जैसे मैं कहूँ कि मैं तो
ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जो कहाँ चले, हवा में चले, एयर में चले। ठीक है, फिजिबल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भी। अभी अगर आप देखो तो आजकल न्यूज़ में आया था कि कोई एक देश है, मुझे वो देश तो याद नहीं, तो वहाँ पर उसने जो पहली स्टेज होती है कि उसको परमिशन मिल गई है उसको उड़ाने की। हाँ, अभी वो मार्केट में उतरी नहीं है, पर वो एक्चुअली उन्होंने उसका एक ट्रायल रन कर लिया है। तो ये किसी देश में तो फिजिबल हो गया है। ठीक है, अभी पूरी तरह से तो नहीं, पर टेक्निकली वो फिजिबल हो चुका है। अब मैंने सोचा है तो क्या रियल में वो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, क्या वो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर पाऊँगा, और क्या ऐसे ग्राहक मेरे देश में अवेलेबल हैं, क्या इकोनॉमिकली भी वो फिजिबल है, ये देखना भी प्रमोटर का ही कार्य होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। चलिए, अब वही फिजिबिलिटी स्टडी होगी जो वो तीन चीज़ें हम बोल रहे थे। द प्रमोटर विल हैव टू एनालाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट स्टेप। अब वो उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। द प्रमोटर अंडरटेक डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी टू इन्वेस्टिगेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस दे इंटेंड टू स्टार्ट। जो भी वो करना चाहते हैं, जो बिजनेस वो शुरू करना चाहते हैं, वो उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या वो फीजिबल है, क्या वो व्यवहार पूर्वक है, ये देखा जाएगा। अब वो किसके द्वारा देखा जाएगा, किन की हेल्प लेगा वो उसमें प्रमोटर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे व्यक्ति और दूसरे प्रोफेशनल जो भी उस पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट है, टू एग्जामिन वेदर द प्री रिसीव्ड या परसीव्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड। क्या हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं? एक्सप्लॉइटेड का मतलब वही है कि उस अवसर का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये देखना है। तो वो तीन प्रकार की स्टडी करेगा इसमें। सबसे पहले आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, तकनीकी साध्यता। समटाइम एन आइडिया मे बी गुड, एक आइडिया बहुत अच्छा है, आया है दिमाग में, बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, टेक्निकली मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। इट मे बी सो बिकॉज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, आसानी से नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने अभी उड़ने वाली कार का जिक्र किया, तो अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में ईजिली अवेलेबल नहीं हो सकती। दैट्स मीन्स अगर मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ ऐसा एयर कार का, तो वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कार जो है आजकल देखेंगे आप, तो अब ये फिजिबल हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी कार, अब इलेक्ट्रिक कार जिसको हम कहते हैं, वो अब फिजिबल है हमारे देश में। हाँ, ये हो सकता है कि अभी उसके जो प्राइस हैं वो बहुत हाई हों, पर ये अब टेक्निकली फिजिबल है, पर अभी ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि क्या वो टेक्नोलॉजी या वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है हमारे देश में, जिसको हम करना चाहते हैं, जो भी व्यवसाय हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। पैसा भी तो होना चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी तो मिल रही है, टेक्नोलॉजी आप बाहर से भी ला सकते हो, पर वो टेक्नोलॉजी अभी इतनी महंगी है कि उसके लिए मेरे पास फंड ही नहीं है। तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड, पैसे की आवश्यकता होती है। द प्रमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो उसको देखना होता है कि कितने पैसे की मुझे ज़रूरत है, क्या उतना फंड मैं एकत्र कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ। अगर वो मैनेजेबल है, दैट्स मीन्स वो फाइनेंशियली क्या होगा, फीजिबल हो जाएगा। तो अगर वो मैनेजेबल है तो हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी उसकी बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर नहीं है तो फिर मुझे दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी भी देखनी पड़ेगी। मैं स्टील का प्लांट लगाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लग सकती है, पर यहाँ पर मुझे ठीक है लॉट्स ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करोड़ों अरबों में हो सकती है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं वो कर पाऊँगा, उसको वो उसकी फंडिंग मेरे लिए पॉसिबल है। तो ये अगर मैं इजीली अवेलेबल करा सकता हूँ तो ठीक है। अब मुझे एक किराना शॉप खोलनी है तो शायद मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, मैं उस पैसे को ईजीली अवेलेबल करा सकता हूँ। तो किराना शॉप खोलने के लिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आसान है। अगर अगर उसको कंपेयर करने लगो आप स्टील से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नॉट कंपेरेबल है। ठीक है, तो मुझे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को भी चेक करना होता है। टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल हो गई, फाइनेंशियली फिजिबिलिटी भी हो गई उसकी।
अब मुझे ये भी देखना होगा कि क्या वो इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, मतलब सम टाइम इट सो हैपन दैट ए प्रोजेक्ट इज टेक्निकली वाइबल, फाइनेंशियली भी फिजिबल है, बट ए चांस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल, पैसा कमाया जा सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था किराना का, ठीक है, ये पक्की बात है कि वो टेक्नोलॉजी के वे में भी परफेक्ट है, फाइनेंशियली भी परफेक्ट है, पर उससे प्रॉफिट कमाने की जो एक लिमिट है वो सेट है। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मान लिया किराने में मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 5% प्रॉफिट होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी पैसा लगाऊँ, जिस भी बिजनेस को करूँ, उसमें कम से कम 20% प्रॉफिट हो, तो फिर जो ये किराना शॉप है मेरे लिए, ये अगर इकोनॉमिकली पूछा जाए तो ये फीजिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो मुझे उतना प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकती। तो इसलिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को भी चेक करना होता है। अगर ये तीनों चेक हो जाएं, मतलब कि वो टेक्निकली भी फीजिबल है, फाइनेंशियली भी फीजिबल है और इकोनॉमिकली भी फीजिबल है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी प्रोसेस में कंपनी को बनाने की, और मैं नेम अप्रूवल लेता हूँ। सबसे पहले मुझे नाम लेना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम हम अपने आप नहीं रख सकते, पहले हमें जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास जाकर नेम अप्रूवल लेना होता है कुछ भी काम करने से पहले। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है, वहाँ जाकर आपको पहले नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं ये अपनी कंपनी का ये नाम रखना चाहता हूँ, क्या ये अवेलेबल है। द प्रमोटर हैव टू सेलेक्ट ए नेम, उसको एक नेम सेलेक्ट करना पड़ता है और उसको सबमिट करना होता है विद एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड। जहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस स्थापित करना चाहते हो, आपको वहाँ जाना पड़ता है एक एप्लीकेशन के साथ नाम लेकर फॉर अप्रूवल कि क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ। अब एक नाम से काम नहीं चलता। नॉर्मली क्या होता है कि एक नाम अगर मैं दूं और वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या मैं दोबारा से एप्लीकेशन लगाऊंगा। तो इसीलिए जब कभी एप्लीकेशन दी जाती है उसमें तो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि प्रेफरेंस दी जाती है कि पहली प्रेफरेंस इस नाम की है, दूसरी इस नाम की है और तीसरी इस नाम की है। तो रजिस्ट्रार देखता है अपने रिकॉर्ड में, और अगर पहले वाला अवेलेबल नहीं है, दूसरे वाला है तो दूसरा दे देता है, अगर दूसरा भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा दे देता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि तीनों ही अवेलेबल ना हो। तो आपको कितने नाम देने पड़ेंगे अप्रूवल के लिए? 3। अब नेम क्लोज क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें, या जब आप नाम रखो अपनी कंपनी का तो वो कैसा होना चाहिए। तो पहले ये है कि इफ़ इट इज़ आइडेंटिकल विद और टू क्लोजली रिजेंबल ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी तो आपको नहीं मिलेगा। आपका नाम यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरा, वो मिसलीड ना करे, वो आपको गलत प्रभावित ना करे, भ्रमित ना करे। तो मिसलीडिंग नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नाम जो ऐसा दिखे कि भाई मिसलीडिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कि उसके नाम से ये फील आए कि ये एक सरकारी कंपनी है, या ये तो इस काम को जो है बहुत अच्छा कर पाएगा, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी जो चीज़ आप सोचते हो, जो पॉसिबल नहीं है पर आप सोचते हो उसे, और ऐसा नाम रख दें हम कि जिससे वो चीज़ दिख रही हो कि हाँ ये पूरा कर देगी। तो ऐसा मिसलीड भी ना करें। और तीसरा है कि इफ़ इट इज़ वायलेटिव ऑफ द प्रोविज़न ऑफ एम्ब्लेम एंड नेम प्रिसिव, ये अभी यहाँ साथ पूरा नहीं लिखा हुआ, तो इसमें यह है कि द प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग की रोकथाम। तो कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं से भी कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, कोई भी सरकारी जितने भी कार्य होते हैं, सरकारी कंपनी होती हैं, सरकारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सरकारी मतलब कोई भी ऐसा कार्य जहाँ से सरकार या जो हमारा संविधान है उसकी तरफ दिशा जाए या कस्टमर भ्रमित हो, ऐसा नाम नहीं रख सकते आप। तो किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के ऊपर नाम, किसी भी सरकारी मिनिस्ट्री, मंत्रालय, विभाग, मतलब सरकार का कोई भी
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कोई नाम नहीं आना चाहिए। तो ये देखना पड़ता है, जब नेम क्लोज हमें सेट करना होता है, नाम चूज़ कर लिया और उसका अप्रूवल आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसके बाद आप फिक्सिंग करेंगे सिग्नेटरी की कि कौन आपके जो एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस पर साइन करेगा, साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी साइन करेगा। तो अब मुझे सिग्नेटरी ढूंढने होते हैं। सिग्नेटरी कौन होते हैं? डायरेक्टर। ठीक है, तो प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर हु विल बी साइनिंग ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए प्रपोज्ड कंपनी। कंपनी बनी नहीं है, अभी बनेगी। और अब जिनको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उनकी आपको रिटन कंसेंट भी लेनी पड़ेगी कि वो एक डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं, और वो क्वालिफिकेशन शेयर, मतलब कि उस कंपनी में शेयर भी खरीदेंगे जो भी उस कंपनी में कम से कम ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं। तो ये कंसेंट भी देनी होती है कि हम डायरेक्टर बन रहे हैं और क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदेंगे। तो ये अब अगला काम होता है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए डायरेक्टर को चूज़ करना होता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो, बैंक हो, इनको अपॉइंट करना होता है। तो सर्टेन प्रोफेशनल और मर्केंटाइल बैंकर जरूरी होते हैं, जैसे उसी के साथ साथ ऑडिटर भी रखना होता है जिसको हम सीए कहते हैं, लॉयर की भी ज़रूरत होती है। तो एज एंड व्हेन नेसेसरी जो प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है आप उनको भी अपॉइंट करोगे। जितनी भी प्रमोशन की या आगे आप देखोगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको इन लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे आप वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट बना सकें जो एक कंपनी को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप प्रमोटर अगले काम में उनकी अपॉइंटमेंट भी करता है। अब वो क्या करेगा, उन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल। तो अब आप क्या करोगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाओगे। तो प्रमोटर टेक अप स्टेप टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, अभी देखी थी आपने, विच हैव टू बी सबमिटेड अंडर द लॉ टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर गेटिंग ए कंपनी रजिस्टर्ड। अगर आप एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या एक कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको बनाना होता है। तो अब उसका अगला काम होता है कि इन सभी डॉक्यूमेंट को बनाएं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अभी इतना ही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ तक की कार्य को वो पूरा करेगा, जब जाकर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी पूरी, जब जाकर वो फिर इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में देगा। तो आज हमने देखा कि प्रमोटर क्या है, प्रमोटर क्या क्या काम करता है, और कंपनी के फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस क्या हैं। पहली स्टेज को अभी हम कर रहे हैं प्रमोशन में प्रमोटर देखा, और प्रमोटर किन किन डॉक्यूमेंट को बनाता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसमें सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो इतनी ही। थैंक यू। तो अब देखते हैं, क्योंकि प्रमोटर हमने पूरा पढ़ा कि प्रमोटर क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि एक प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है एक कंपनी में। वो बहुत ज़रूरी है हमें प्रमोटर के साथ ही इसको समझना, इसीलिए मैंने इसको भी इस वीडियो के अंदर ऐड कर लिया है। तो प्रमोटर जो होता है वो कोई कंपनी का एक एजेंट नहीं होता, ना ही वो कोई ट्रस्टी होता है। तो ये आप समझ लीजिए, प्रमोटर ना एजेंट है ना ही ट्रस्टी है। दे कांट बी द एजेंट ऑफ द कंपनी एज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि वो अभी तक बनी ही नहीं है, तो उसका कोई एजेंट भी नहीं हो सकता। तो प्रमोटर ना ही एजेंट है और ना ही ट्रस्टी है। दे आर personally liable for all the contract which are entered by them for the company before its incorporation। कंपनी के बनने से पहले, कंपनी का बर्थ होने से पहले, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन को हम कंपनी का बर्थ भी कहते हैं, तो कंपनी के जन्म लेने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर एंटर करता है उसके लिए वो पर्सनली लाइबल है, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है। इन केस द सेम आर नॉट
रेटिफाइड बाय द कंपनी लेटर ऑन। कंपनी अगर उनकी पुष्टि नहीं करती, नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो उनको पुष्ट तो करवा देगा कंपनी से, पर अगर कंपनी पुष्ट ना करे कुछ से सर्टेन सिचुएशन में, तो फिर वो पर्सनली लाइबल रहेगा, उसके लिए कंपनी कभी भी लाइबल नहीं होती। हाँ, कंपनी ज़्यादातर उन कॉन्ट्रैक्ट को मान लेती है और एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन वही रहती है, बस जो डेट है वो बाद में दोबारा से बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हाँ, उसको कंपनी एडमिट कर लेती है, मतलब कि उसकी पुष्टि कर देती है, रेटिफाइड उसको कर देती है विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। इस बात को आपको याद रखना है। दे कैन मेक प्रॉफिट ओनली इफ इट इज डिस्क्लोज्ड। अगर वो कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अनडिस्क्लोज प्रॉफिट वो कमा नहीं सकते, और क्योंकि वही क्या बन जाता है, सीक्रेट प्रॉफिट का बन जाता है, तो ऐसा उन्हें कोई भी प्रॉफिट कमाने का कोई अधिकार नहीं है एक ऐसी कंपनी के जो अभी तक बनी भी नहीं है, तो वो उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको डिस्क्लोज उनको करना पड़ता है। सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट करने का उनको कोई अधिकार नहीं होता। प्रमोटर आर लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो इनको हम प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो वो अगर, क्योंकि जब तक कंपनी एडमिट ना कर दे, वो उनको पाने के लिए लीगली एडमिट नहीं है, एंटाइटल नहीं है। कंपनी का मन करे तो दे सकती है, कंपनी ना चाहे तो ना दे। हाउएवर द कंपनी मे चूज टू रीएम्बर्स देम फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी नॉर्मली चूज कर लेती है। द कंपनी में आल्सो रेम्यूनरेट द प्रमोटर फॉर देयर एफर्ट। वो उसको एक तरीके से रेम्यूनरेशन भी पे कर सकती है प्रमोटर को, जो भी उसने एफर्ट करा उस कंपनी को बनाने के लिए। तो रीएम्बर्स कर सकती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को भी, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को, और उसको रेम्यूनरेशन भी दे सकती है, पर अगर कंपनी चाहे, प्रमोटर उसके लिए लीगली एंटाइटल नहीं है। द कंपनी में आल्सो अलॉट देम शेयर और डिबेंचर और गिव देम एन ऑप्शन टू परचेज द सिक्योरिटी एट फ्यूचर डेज। कंपनी उनको शेयर भी ऑफर कर सकती है, डिबेंचर भी ऑफर कर सकती है, और भविष्य में भी ये ऑप्शन दे सकती है कि आप इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हो। तो ये एक प्रमोटर की पोजीशन होती है किसी भी कंपनी के, जब तक वो कंपनी बनकर तैयार ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, और उसका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बारे में सीखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।